नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया पर अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिकवरी के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बेहतर हो सकते हैं? क्या वो रिकवर कर सकते हैं? कितना इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट्स में आता है या कितनी जल्दी ये पेशेंट रिकवर कर सकते हैं? इस तरह के कई सारे सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए भी करीब 100-150 साल से यह एक डिबेट का इशू है। जब पहली बार क्रेपलिन ने स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को करीब 100-125 साल पहले डिस्क्राइब किया था, तब से अब तक यह विषय काफ़ी डिबेट का इशू रहा है। वैसे तो क्रेपलिन का ऐसा मानना था कि यह जो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, ये अक्सर वक्त के साथ बुरी होती जाती है, पर बहुत सा शोध, बहुत से डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशंस और पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स के पर्सनल एक्सपीरियंस ने अब ऐसा दिखा दिया है कि बहुत से लोग जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलता है, वो काफ़ी अच्छा रिकवर कर लेते हैं। हालांकि कुछ पेशेंट्स तो पूरी तरह से डिसीज़ से रिकवर कर लेते हैं, पर वहीं ज़्यादातर लोग जो हैं वो पार्शली मतलब कुछ हद तक इस बीमारी से रिकवर कर पाते हैं। इसी के साथ काफ़ी सारे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो कि फैमिली मेंबर्स, प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स ले सकते हैं, जिससे कि रिकवरी के प्रोसेस को अच्छा बनाया जा सके। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के रिकवरी प्रोसेस को हम समझें और कैसे फैमिली मेंबर्स एक अच्छी उम्मीद रख के, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और एक सेंस ऑफ पर्पस रख के कैसे अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं रिकवरी में। रिकवरी शब्द के कई अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने होते हैं। कुछ लोगों के लिए तो इसका मतलब होता है कि कोई लक्ष्य हासिल करना है, कोई आउटकम है या कोई गोल अचीव करना है। जैसे कि कई सारी मेडिकल बीमारियों में लक्ष्य होता है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, जिसमें कि उम्मीद रखी जाती है कि सिम्टम्स जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो वहीं इसके कुछ अन्य मायने भी होते हैं। पिछले कुछ सालों में रिकवरी को कुछ ऐसा देखे जाने लगा है, कुछ इस तरह से समझा जाने लगा है कि इसे एक प्रोसेस की तरह देखा जाता है, जो कि सिम्टम्स और इम्पेयरमेंट के होने के बावजूद भी हो सकती है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है, नए नए पड़ाव हासिल करता जाता है, बावजूद इसके कि पेशेंट के कुछ सिम्टम्स और उसमें होने वाली कुछ इम्पेयरमेंट्स मौजूद रहती हैं। पहले बात करेंगे कि क्या रिकवरी को एक मेडिकल आउटकम की तरह, एक इलाज और क्योर की तरह क्या देखा जा सकता है, और अगर देखा जाए तो कैसे, और अगर नहीं तो कैसे। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से देखें, जैसा कि आमतौर पर हम मेडिकल बीमारियों को समझते हैं, तो रिकवरी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेज आ जाना जिसमें कि सिम्टम्स अब मौजूद नहीं हैं, या सिम्टम से जुड़ी जो समस्याएं हैं जो कि बीमारी में अक्सर लोग फेस करते हैं, उनका पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, ताकि पेशेंट जो है वो दोबारा से वल्नरेबल ना रहे, मतलब सेंसिटिव ना रहे, कि जिससे उसको दोबारा से वो सिम्टम्स फ्यूचर में आ पाएँ। जैसे कि कोई निमोनिया से रिकवर करता है या किसी वायरल फीवर से रिकवर करता है। वैसे तो अलग अलग कारणों की वजह से एक व्यक्ति को दोबारा से वायरल फीवर हो सकता है, पर जब वो वायरल फीवर चला जाता है तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर्ड हुआ देखा जाता है। ऐसा नहीं कहते कि उसके कुछ लक्षण बचे हुए रह गए हैं। वायरस का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म होने के साथ ही पेशेंट जो है वो सिम्टम फ्री हो जाता है। अगर इसी को हम स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में देखें तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि एक पेशेंट को जो हेलुसिनेशंस हैं, मतलब जो वॉइसेस सुनता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, वो सुनना बंद कर दे। डिल्यूजन्स जो थी वो उसकी चली जाएं, उसके बिलीव्स अब बिल्कुल नॉर्मल बिलीव्स हो जाएं, और जो भी वो नेगेटिव सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि एलॉजिया, एवोल्यूशन, एसोशियलिटी, सोशलाइज ना करना या मोटिवेशन ना होना, ये सारे सिम्टम्स चले जाएं, ताकि अब उसे किसी भी तरह की समस्या ना हो और वो अपने जीवन में वैसा ही दिखाई दे जैसा कि और दूसरे लोग दिखाई पड़ते हैं। मतलब उसके पास जॉब होनी चाहिए, उसकी शादी हो जानी चाहिए, उसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, उसके बड़े सारे दोस्त होने चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और साथ ही ये भी उम्मीद लगाई जाएगी कि अब उसे कभी रिलैप्स नहीं होगा या कभी दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगी। जैसे कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मेरी डेफिनेशन रिकवरी की यह है कि जिसमें कोई भी सिम्टम्स ना दिखाई पड़े। इस तरह की रिकवरी को हम कहेंगे मेडिकल रिकवरी। बहुत सारा शोध बताता है
और काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस मौजूद है कि इस तरह की जो मेडिकल रिकवरी है स्किज़ोफ्रेनिया में, वो कुछ लोगों में हो जाती है। और ये कोई बहुत थोड़े से रेयर लोग नहीं हैं, काफ़ी सारे लोगों में इस तरह की मेडिकल रिकवरी देखने में आती है। या धीरे धीरे ही सही, कई लोग वक्त के साथ काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जीने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। अलग अलग शोध ऐसा बताते हैं जिसमें कि बहुत लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक पेशेंट्स को फॉलोअप किया गया था। वो शोध बताते हैं कि करीब 42 से लेकर 68% जो पेशेंट्स हैं जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला है, वो अपने जीवन में फुल रिकवरी दिखा पाते हैं और उनकी जो कंडीशन है वो वक्त के साथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। और क्योंकि कुछ लोग पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं तो वहीं कुछ लोग बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाते, तो वैज्ञानिक अक्सर ये जानने में उत्सुक रहे हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से कुछ लोग तो पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं तो वहीं कुछ लोग बहुत थोड़ी सी रिकवरी दिखाते हैं, भले ही दोनों टाइप के लोगों को बेस्ट इलाज दिया गया हो। रॉबर्ट लिबरमैन और उनके कुछ कलीग्स ने UCLA मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉस एंजलिस में कुछ रिसर्च किए जिसमें उन्होंने दो अलग तरह के लोगों के ग्रुप्स को, समूह को आपस में कंपेयर किया। एक तो वो ग्रुप था जिसमें कि सिम्टम्स पेशेंट्स में मौजूद थे, उनमें इम्पेयरमेंट भी थी, तो वहीं एक दूसरा ग्रुप था जिसमें पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर चुके थे। रिकवरी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि लोगों में पिछले करीब 2 सालों से कोई भी सिम्टम मौजूद नहीं होने चाहिए। पिछले 2 साल में ये जो पेशेंट्स हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं, ये एम्प्लॉयड होने चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम, मतलब 2 साल में से करीब 12 महीने का समय उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में बिताया हो, वो किसी तरह से एम्प्लॉयड रहे हो, मतलब जॉब बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हो। इस तरह से उन्होंने रिकवरी को डिफाइन किया। साथ ही इन पेशेंट्स की रिकवरी में ये भी ज़रूरी था देखना कि वो इंडिपेंडेंटली अपना जीवन बिता रहे हो, अपना जो पैसा है, फाइनेंसिस हैं, वो खुद मैनेज करते हो, शॉपिंग करना आता हो, खाना बनाना आता हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना आता हो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस होना ज़रूरी हो, या कोई भी जान पहचान के लोग हों जिनसे कि उनका रोज़मर्रा के जीवन में इंटरेक्शन होता है, ऐसा होना ज़रूरी है। और यहाँ पर बात सिर्फ फैमिली की नहीं हो रही या अपने भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है घर से बाहर के सोशल रिलेशनशिप्स, और साथ ही उनका जो स्पाउस है, मतलब हस्बैंड या वाइफ है, उसके साथ इनकी रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रही हो। तो ये सारे पैरामीटर्स मौजूद होने ज़रूरी हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने रिकवरी को डिफाइन किया, और इसका जो पीरियड था वो पिछले 2 साल का लिया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, 10 ऐसे अलग अलग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जो कि इनकी रिकवरी को इंडिकेट करते थे, मतलब कि 10 ऐसे अलग अलग कारण जिसकी वजह से ये लोग रिकवर कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी पेशेंट्स में ये सारे के सारे जो 10 एरियाज हैं ये पूरी तरह से मौजूद थे, मतलब इसमें पूरी तरह से पॉजिटिविटी मौजूद थी। किसी पेशेंट में 2 या 4 फैक्टर्स मौजूद थे, तो किसी पेशेंट में 6 या 8 फैक्टर्स मौजूद थे। और जितने ज़्यादा फैक्टर्स एक पेशेंट की लाइफ में मौजूद होंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा अच्छे से रिकवर किया होगा। तो ये 10 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है फैमिली रिलेशनशिप्स। अच्छी फैमिली रिलेशनशिप्स का होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इससे पेशेंट के अंदर स्ट्रेस कम बना रहता है और पेशेंट को रिकवरी में काफ़ी अच्छा सोशल सपोर्ट मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्सटेंस अब्यूज़। अच्छी रिकवरी के लिए ज़रूरी था कि पेशेंट्स जो हैं उनमें सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब ड्रग और अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो। तीसरा फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब कि बीमारी के आने के बाद या जिसका डायग्नोसिस मिलने के बाद या सिम्टम्स अपीयर करने के बाद से ट्रीटमेंट मिलने तक का जो ड्यूरेशन था वो कितना था। मतलब ये ऐसा ड्यूरेशन जहां पर उनका साइकोसिस ट्रीट नहीं किया गया था। मान लीजिए अगर फरवरी महीने में साइकोसिस के डिल्यूजन, हेलुसिनेशन वाले सिम्टम आए हैं और ट्रीटमेंट शुरू करने में करीब 6 से 8 महीने लग गए या 1 से 2 साल लग गए। मान लीजिए किसी का इलाज जो है वो फरवरी मार्च की बजाय अगस्त सितंबर में शुरू किया गया या नवंबर दिसंबर में शुरू किया गया किसी साल में, या हो सकता है कि वो 1 या 2 साल बाद उसका इलाज शुरू किया गया। तो जितना लंबा समय इलाज शुरू करने में लगेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा पेशेंट की रिकवरी अच्छे तरीके से हो पाने में। तो जितना जल्दी पेशेंट को इलाज मिलेगा उतने चांस हैं कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, जो कि जितना कम हो उतना अच्छा है। फिर चौथा फैक्टर आता है इनिशियल रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन।
जब पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, पेशेंट पहली बार डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे जो दवा देता है, उस दवा के असर कितने अच्छे देखने में आए, जो कि सबसे पहले डोज में पहली इनिशियल जो उसको जो एंटीसाइकोटिक दवा दी थी, उसमें पेशेंट ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया, इस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिकवरी कैसी होगी। मतलब अगर पहली दवा या दूसरी दवा पर भी पेशेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मतलब पेशेंट की रिकवरी होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर पहली दवा देने पर भी पेशेंट के ज़्यादातर सिम्टम्स में भारी कमी आ जाती है, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिलीव्ड हो जाते हैं, तो चांसेस हैं कि पेशेंट बहुत अच्छी लाइफ आगे बिता पाएगा। और ये जो पहली दवा का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइप की दवा हो। पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से जो भी डॉक्टर बेस्ट से बेस्ट दवा देते हैं, उसी को हम पहली और अच्छी और सही दवा के तौर पे देखेंगे। तो इसलिए यहाँ ये नहीं है कि कौन सी दवा दी गई है, डॉक्टर की समझ से या जो डॉक्टर जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से जो भी दवा दी जा रही है, यहाँ उसे हम इंक्लूड करेंगे। फिर पांचवा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट अगर लेता रहा है, अगर जैसा उसको बताया है कि दवा उसको दिन में 2 बार या 1 बार या ये वाली सुबह या ये वाली शाम को दवा लेनी है और रोज़ लेते रहना है, अगर ये पेशेंट पूरा अपना रूटीन फॉलो करता है, तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी और पेशेंट पूरी तरह से शायद बेहतर हो सकता है। तो वहीं जो पेशेंट बार बार दवाइयाँ छोड़ते रहते हैं या घर वाले भी कई बार दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, ऐसे केस में पेशेंट की जो कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म तक काफ़ी बुरी देखने में आ सकती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है सपोर्टिव थेरेपी। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का जो कांटेक्ट है वो अपने डॉक्टरों और थेरेपिस्ट के साथ बना रहे, जिसमें साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या कोई काउंसलर हो सकते हैं, या अगर वो किसी रिहैब सेंटर पे था तो वहाँ पर भी कुछ पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, पीयर सपोर्टर्स हो सकते हैं, कोई सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, कोई ग्रुप थेरेपी का ग्रुप हो सकता है, कई सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स या सपोर्टिव रिलेशनशिप्स जिससे कि पेशेंट को हमेशा सहारा मिलता रहे और उसको रिकवरी में एक मदद मिलती रहे। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अगर पेशेंट्स के कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आई है, पेशेंट की मेमोरी, अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन, अगर ये कॉग्निटिव फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट नहीं आई है, तो पेशेंट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिकवर करेगा। तो वहीं अगर उसके अटेंशन, मेमोरी और इन एरियाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं और दवाइयों के बाद भी उनमें बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आई है, तो पेशेंट्स की रिकवरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स। जिन पेशेंट्स के इंटरपर्सनल मतलब सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं, उनकी रिकवरी फास्ट होती है और वो जल्दी अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाते हैं। मतलब स्किल्स से यहाँ अभिप्राय है कि पेशेंट को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना आता है, उसको मेलजोल बढ़ाना आता है, रिलेशनशिप्स बनाए रखने का तरीका आता है, वो मोटिवेटेड है अपनी रिलेशनशिप्स के लिए, वो लोगों के साथ उसका मिलना जुलना बना रहता है। इस तरह की स्किल्स अगर उसको आती हैं तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होगी। फिर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग। बीमारी के आने से पहले, बचपन से लेकर बीमारी के आने तक पेशेंट की प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग मतलब उसकी रोज़मर्रा की जो पर्सनैलिटी और फंक्शनिंग थी, सोशल, एकेडमिक, किसी भी तरह की, वो कैसी रही है। अगर पेशेंट को बीमारी से पहले, मान लेते हैं कि पेशेंट को 20 वर्ष की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, तो बचपन से लेकर उस 20 वर्ष की अवस्था तक पेशेंट की अपनी पर्सनैलिटी और फंक्शनिंग कैसी रही है, ये मायने रखता है। अगर पेशेंट की एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में अच्छी थी, उसके घर में और उसके आसपास उसकी इमोशनल कंडीशन अच्छी थी, उसको सपोर्ट मिलता था, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो कुछ अपनी हॉबीज़ रखता था, दोस्तों के साथ, दूसरे अन्य बच्चों के साथ उसका मेलजोल अच्छा था, तो चांस है कि उसकी प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग अच्छी थी, तो ऐसे में रिकवरी उसकी अच्छी होगी। पर वहीं अगर ये सारी जो प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग थी ये पुअर होती, मतलब पेशेंट जो था वो अपने बचपन से ही स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, दोस्त उससे परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, उसके अच्छे दोस्त नहीं बनते थे, वो स्पोर्ट्स में या किसी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होशियार नहीं था, तो ऐसे में उसकी रिकवरी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर लास्ट 10th फैक्टर आता है एक्सेस टू केयर। मतलब पेशेंट को कितना अच्छा मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर अवेलेबल हो रहा है। इसमें ज़रूरी है कि पेशेंट की दवाइयाँ टाइम से शुरू हों और लगातार चलती रहें और डॉक्टरों से पेशेंट जो है वो मिलता रहे। ये नहीं कि एलोपैथी दवाइयाँ ली और उसके बाद छुड़वा दी, फिर होम्योपैथी शुरू करा दी, फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद होम्योपैथी के छोड़ के फिर एलोपैथी करा दी, फिर थोड़े टाइम बाद आयुर्वेद करा दिया, फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करा दिया। ये जो मेडिकल केयर है जो कि बड़े डिसकॉन्टिन्यूस तरीके से चलता है, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद घर वाले या पेशेंट अपना इलाज बदलते रहते हैं,
फिर कई बार पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार उसको रिहैबिलिटेशन ही नहीं करवाते, कई बार उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो दिलवा दिया, तो कई बार उसको साइकोथेरेपी दिलवाई ही नहीं। फिर कई बार सोशल स्किल्स ट्रेनिंग नहीं मिल पाती पेशेंट को, कई बार उसको फैमिली को साइको एजुकेशन नहीं मिल पाता, फैमिली पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एजुकेटेड नहीं होती, पेशेंट की वोकेशनल रिहैबिलिटेशन नहीं की होती, पेशेंट को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनाया होता। तो जब ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला होता, ऐसे में पेशेंट की रिकवरी जो है वो स्लो होती है और पूरी तरह से नहीं हो पाती, पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को अलग अलग तरह का इलाज दिलाया जाना ज़रूरी है। एलोपैथी दवाइयाँ दिलाई जाएं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया जाए, हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन रखा जाए, साइकोथेरेपी दी जाए, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाए, रिहैबिलिटेशन कराई जाए, उसकी कॉग्निटिव रेमेडिएशन उसको दी जाए और फैमिली भी पूरी तरह से साइको एजुकेटेड हो, जिससे कि पेशेंट के बीमारी को समझने में और उसे हैंडल करने में वो उसका सहयोग दे पाएँ। जैसे ये जो पूरी जो वीडियो सीरीज़ है ये साइको एजुकेशन का काम करती है, मतलब ये फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करने का काम करती हैं इस तरह की वीडियोस या ऑडियोज़, जिससे कि पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स बीमारी को और बीमारी को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में अच्छे से समझ ले पाएँ। इन 10 फैक्टर्स में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स पर किसी पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स का कंट्रोल होगा, जितना ज़्यादा वो अच्छे से इन सभी 10 फैक्टरों पर काम कर पाएंगे, उतने ज़्यादा चांस हैं कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेसफुल होगी। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट के ये 10 के 10 फैक्टर्स पर काम करना संभव होगा। कुछ पेशेंट्स के लिए 2 या 4 फैक्टर्स ज़्यादा मायने रखेंगे, बाकी 2-4 फैक्टर्स शायद इंपॉर्टेंट ही नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट को लेते रहना बड़ा मुश्किल है, जबकि फैमिली का पूरा सपोर्ट मौजूद है और आसपास के जो भी दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। हो सकता है कि ट्रीटमेंट तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, पर पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स अब ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है। हो सकता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट तो अच्छा चल रहा है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, पेशेंट भी अपना मेंटेन कर रहा है, पर पेशेंट की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिकवर नहीं कर पाएगा। तो कुछ फैक्टर्स तो कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो कुछ फैक्टर्स बीमारी की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये फैक्टर्स पेशेंट और उनके फैमिली में अगर मौजूद होंगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होगी। पर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स कंट्रोल कर पाने मुश्किल होंगे, मतलब उन पर वर्क कर पाना मुश्किल होगा, तो इसलिए ये संभावना रखी जानी ज़रूरी है कि शायद पेशेंट पूरी तरह से रिकवर ना कर पाए। तो ऐसे में हम मेडिकल रिकवरी का टारगेट ना रख के, जहाँ पर हम आउटकम ओरिएंटेड हैं, क्योर ओरिएंटेड हैं, सिम्टम फ्री होने का हम टारगेट रखते हैं, इस तरह से टारगेट ना करके ज़रूरी होगा कि हम रिकवरी को एक प्रोसेस की तरह देखें। इसका एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो मेडिकल रिकवरी है, मतलब जिसे हम कह रहे हैं कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स, सारी प्रॉब्लम्स चली गई, इस तरह की रिकवरी है, ये कई बार कई साल ले सकती है। हो सकता है कि ये पूरी रिकवरी लाने में पेशेंट को 20 से 25 साल लग जाएं, और हो सकता है कि कुछ एरियाज में कभी रिकवरी पूरी तरह से हो ही ना पाए। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा देखने में आएगा कि बहुत वृद्धावस्था में ही पेशेंट जो है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, जबकि युवावस्था में 20, 30, 40 की उम्र में वह पेशेंट जो था काफ़ी डिसफंक्शनल था। ये भी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए मुश्किल है ये कह पाना कि हम कितना इंतज़ार करें या कितना इस चीज़ का एक लक्ष्य बनाएं कि हमें पेशेंट की कंप्लीट रिकवरी को टारगेट करना है। तो ऐसे में ये जो गोल है, लक्ष्य है, ये बड़ा धुंधला हो जाता है, बड़ा अनसर्टेन हो जाता है, अनिश्चित रहता है। तो इसकी तरफ बढ़ना कई बार बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत सारा डिस्ट्रेस आएगा अगर इस तरह से क्योर ओरिएंटेड या फुल रिकवरी ओरिएंटेड अगर फैमिली मेम्बर्स रहेंगे। बहुत परेशानियां हो जाएंगी, बहुत टेंशनें आएंगी और हमेशा बहुत हताशा हाथ लगती रहेगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि रिकवरी को एक प्रोसेस की तरह देखा जाए, एक प्रक्रिया की तरह देखा जाए, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह देखा जाए, ना कि इसको एक ऐसे आउटकम की तरह देखा जाए कि जिसके बाद हम कहें कि बस अब पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो मतलब कि रिकवरी को प्रोसेस की तरह देखने का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में धीरे धीरे पेशेंट जो है वो रिकवर करेगा। कुछ कुछ हिस्से उसकी लाइफ के धीरे धीरे रिकवर करेंगे और कुछ कुछ हिस्से उसकी लाइफ के टाइम पर रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स पर फोकस किया जाता है। छोटे बहुत बदलाव, छोटे बहुत इंप्रूवमेंट्स पेशेंट अगर ले आए तो उससे सेटिस्फाइड रहना होता है, और इससे पेशेंट की लाइफ में ज़्यादा मीनिंग भी ऐड होगा, ज़्यादा पर्पसफुल लगेगी लाइफ। रिकवरी में भी बहुत पेशेंट को मज़ा आएगा, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। और बिल्कुल मेडिकल सेंस में टारगेट करने की बजाय बेहतर होगा कि अगर इस प्रोसेस की तरह देखा जाए तो हो सकता है कि कई एरियाज में पेशेंट बहुत ज़्यादा रिकवरी दिखा दे, तो कुछ एरियाज में पेशेंट की रिकवरी ना के बराबर हो, पर फिर भी एक अचीवेबल टारगेट्स रखे जा सकते हैं
कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऐसे टारगेट्स रखकर पेशेंट की लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि एक अच्छी खासी लाइफ बिताने की तरफ पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स आगे बढ़ सकें। इसलिए ज़रूरी होता है, और डॉक्टर्स भी अक्सर पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को समझाते हैं कि केवल क्योर 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 से ऑब्सेस्ड ना रहें, ऑब्सेशन में ना रहें कि बस पूरी तरह से सिम्टम्स को जड़ से मिटाना है या कोई ऐसा इलाज मिल जाए जिससे कि सारे सिम्टम्स जड़ से मिट जाएं। इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना होता, और वो फ़ायदे में ही होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे टारगेट्स रखना ही क्यों जिसमें इतना टाइम लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ऐसे गोल रखे जा रहे हैं जिसमें लंबा टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कई पेशेंट्स के मामले में शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव कर पाना ही संभव होता है, जबकि एक कंप्लीट रिकवरी का लॉन्ग टर्म टारगेट रखना करीब करीब असंभव हो जाता है, या ये कहें कि फुल रिकवरी हो पाना कुछ पेशेंट्स के लिए करीब करीब इम्पॉसिबल है। इसीलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी अप्रोच को सहारा बनाया जाए जिसमें कि रिकवर भी करता जाए पेशेंट, अपनी लाइफ को भी बेटर बनाता जाए, फैमिली के और पेशेंट के स्ट्रेसेस भी कम रहें, और टुकड़ों टुकड़ों में ही सही पर वो अपनी लाइफ को जीने लायक बनाए, अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बनाए। यही होता है कि हम रिकवरी को प्रोसेस की तरह जब देखते हैं। तो रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है और रिकवरी को प्रोसेस की तरह कैसे देखते हैं? जैसे जैसे वक्त के साथ डॉक्टरों ने और फैमिली मेंबर्स ने भी स्किज़ोफ्रेनिया से होने वाली रिकवरी को एक प्रोसेस के तौर पर देखना शुरू किया है, तो ऐसा देखने में आया है कि एक तो लोगों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। डॉक्टरों की और जो भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, ये जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ काफ़ी एक्टिवली वर्क करते हैं, ऐसा सभी के देखने में आया है कि पेशेंट की लाइफ को बेहतर बनाने में, उनको और ज़्यादा उम्मीदें देने में, एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने में काफ़ी लोगों को एक अच्छी दिशा मिलती है, एक नए तरीके से लाइफ को देखने का तरीका मिलता है, और लाइफ को बेहतर बनाने के कई सारे आयाम खुल जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब हम प्रोसेस की तरह, प्रक्रिया की तरह जब हम रिकवरी को देखते हैं, तो केवल हम लक्षणों को दूर भगाने पर फोकस नहीं करते, जबकि हम पेशेंट की क्षमताओं, उसकी एबिलिटीज़, उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं कि कैसे उसको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस पूरी कराई जाएं, कैसे उसको कुछ गोल्स अचीव कराए जाएं जिससे कि उसके जीवन को हम बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि हम सिर्फ सिम्टम्स को दूर भगाने में ऑब्सेस्ड रहें। जो भी पेशेंट की कमियां हैं, जो पेशेंट अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहने की बजाय बेहतर है कि पेशेंट के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ावा देकर पेशेंट क्या कर सकता है उसको इम्प्रूव कराकर पेशेंट के जीवन को बेहतर कराया जाए। इसी पर प्रोसेस वाली रिकवरी का फोकस होता है। जब आप सारे के सारे अपने प्रयास एक बीमारी को दूर करने में लगा देते हैं, तब होता यह है कि आप बड़ी अनरियलिस्टिक, अस्वाभाविक उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। आप कुछ ऐसे आउटकम को अचीव करने के लिए जिम्मेदारी लेने लगते हैं ऐसे में, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल ही नहीं है। जब वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं सकती है, जब उस बीमारी के सभी लक्षण दूर करने करीब करीब असंभव हैं, फिलहाल जो आजकल के जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनके द्वारा, तो ऐसे लक्ष्यों पर लग जाने से सिर्फ हताशा हाथ लगेगी और सिर्फ जीवन में नाउम्मीदगी ही हासिल होगी। आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और ऐसे में पूरी जिंदगी एक व्यक्ति जो भी अच्छा भी कुछ अगर हासिल कर सकता था तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है और जो किया जा सकता है उस पर तो ध्यान जाएगा ही नहीं, और केवल लक्षणों को दूर भगाने में ही लगे रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कई बार असंभव लक्ष्य साध लेते हैं लोग, और ऐसे में पूरी जिंदगी उनकी केवल बड़ी बड़ी उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में लगी रहती है, और जो भी अच्छा वो कर सकते थे उस पर वो ध्यान देते ही नहीं, या उनका ध्यान दिलाया ही नहीं जाता। डॉक्टर भी कई बार इसमें पेशेंट्स का पूरा फोकस उनकी रिकवरी पर दिलाते ही नहीं। इसी के उल्टे जो प्रोसेस वाला जो व्यू है रिकवरी का, जिसमें एक प्रक्रिया के तौर पर देख रहे हैं, एक लंबे प्रोसेस की तरह देख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति और उसके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं कि वो इस तरह से अपने जीवन पर फोकस करते हैं कि जहां कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव लाया जा सके डे टू डे लाइफ में, जो भी उनके मेंटल इलनेस से जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसमें अगर थोड़े बहुत भी अगर बेहतर बदलाव लाए जा सकें, तो सारा फोकस उस पर किया जाता है कि बीमारी के कुछ लक्षणों को कैसे हैंडल कर लें, कैसे उससे होने वाले जो अंजाम हैं उनको संभाल लें, और उससे होने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, उनको कैसे आसान किया जाए, सारा ध्यान इस पर आ जाता है। पैट्रिशिया डीगन,
जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया से होने वाली रिकवरी पर काफ़ी सारी किताबें और रिसर्च पेपर लिखे हैं और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी लोगों के साथ उनके हुए पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसके बारे में उन्होंने जो काफ़ी कुछ लिखा है, उसमें वो बताती हैं कि रिकवरी एक प्रोसेस है, एक जीने का तरीका है, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है और अपने रोज़मर्रा की चुनौतियों को हैंडल करने का, उनका सामना करने का एक अप्रोच है। ये कोई लीनियर प्रोसेस की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस आप एक सीधे रास्ते पर चलेंगे और हर दिन कुछ ना कुछ नया अचीव करते जाएंगे। इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं होता। कई बार ये जो पूरा जो कोर्स है रिकवरी का, ये उतार चढ़ाव लाएगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, इसमें बहुत सी रुकावटें आएंगी। कई बार आप गिरोगे, फिसल जाओगे, छोटे मोटे रिलैप्स के एक्सपीरियंसेस होंगे, अंदर से टूटा हुआ महसूस करोगे, फिर से अपने को बेहतर बनाओगे, फिर से हताश हो जाओगे। कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे और आप पाओगे कि हर बार आपको कई बार स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, पर फिर भी कई बार आप पाएंगे कि कुछ चीज़ों में आपको बार बार दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है। पर ज़रूरत है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से आने वाली डिसेबिलिटी के चुनौती का सामना करें, उससे आने वाली जो भी मुश्किलें हैं उसका सामना करने को तैयार रहें और दोबारा से अपने को लेकर और अपने जीवन को लेकर नए सिरे से एक इंटेग्रिटी की सेंस अपने अंदर पैदा करें, एक पर्पस पैदा करें, सेंस ऑफ मीनिंग पैदा करें। अपनी डिसेबिलिटी की लिमिट से बाहर जाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के नए अवसर तलाशें। अपने लिए काम को लेकर, जिंदगी को लेकर नए मकसद बनाएं, नई महत्वाकांक्षाएं बनाएं और आसपास के लोगों के साथ एक लगाव स्थापित करें, एक जुड़ाव पैदा करें, जिससे कि आप अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएं। तो कुछ ऐसा ही रिकवरी का प्रोसेस होता है और इसी तरह से रिकवरी को समझा जाता है। इसी तरह एक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में काफ़ी काम किया है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ उनका काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है, जिनका नाम है विलियम एंथनी। उनके द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है रिकवरी की, वो सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अमल में लाया जाता है और उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है रिकवरी को कि ये एक बहुत ही डीप, पर्सनल और यूनिक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एटीट्यूड्स को, अपनी वैल्यूज़ को, फीलिंग्स को, गोल्स को, स्किल्स को और अपने रोल्स को बदलते हैं, एक बड़ा बदलाव लाते हैं अपने अंदर। ये एक ऐसा एक तरीका है जीने का जिसमें आप अपने जीवन को संतोषपूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, नई उम्मीदें बंधाते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि आप अपनी बीमारी की जो लिमिट्स हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसको तोड़कर आप अपने को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो रिकवरी में क्या होता है ऐसे में कि आप अपने लिए एक नए तरह के मीनिंग, जीवन के नए मकसद, नए मायने तलाशते हैं, उनको पैदा करते हैं। अपने जीवन में बीमारी की वजह से आने वाले जो भी घातक और बड़े ही दर्दनाक प्रभाव हैं, उनसे बाहर निकल के, उनसे ऊपर उठ के अपने जीवन को एक पर्पस देने का प्रयास करते हैं। एक वैज्ञानिक रहे हैं, डॉक्टर भी हैं वो, पॉल कार्लिंग। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंसाइटफुल एक डेफिनेशन या एक मीनिंग दिया है रिकवरी प्रोसेस का, और वो रिकवरी को काफ़ी वैल्यू ओरिएंटेड नज़रिए से देखते हैं। मतलब जिसमें हम अपने जीवन के मूल्यों को बदलें, मूल्यों पर फोकस करें, कुछ इस तरह से वो रिकवरी प्रोसेस को देखते हैं। और वो जब साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ, खासकर कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के साथ जो उन्होंने काम किया है, उसके बेसिस पर उनका ऐसा मानना है कि रिकवरी जो है उसमें एक ऐसा बदलाव आता है, एक ऐसा शिफ्ट आता है जिसमें कि एक व्यक्ति की चेतना में बड़े बदलाव आते हैं और अपने को बीमार समझने वाली जो एक मानसिक अवस्था है, या जिस तरीके से हम खुद को लेबल देते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है, ये बीमारी है, इस तरह के लेबल से जिससे कि एक व्यक्ति अपने को एक बीमार रूप से देखता है, अपने को बीमार मानता है, लोग भी, डॉक्टर भी, सब लोग उसे बीमार की तरह देखते हैं। वो कहते हैं पॉल कार्लिंग की ज़रूरी है कि हम अपनी चेतना में इस तरह से बदलाव लाएं कि हम पेशेंट को एक बीमार व्यक्ति के तौर पर देखना बंद करें, ना ही हम उसे एक पेशेंट की तरह देखें। हम स्किज़ोफ्रेनिया को एक मेडिकल कंडीशन की तरह भी ना देखें, वो ऐसा भी कहते हैं। हम उसको ये भी ना देखें कि वो एक साइकेट्रिक बीमारी से डिसेबल्ड हो चुका है, उसको एक बीमारी है, हम ऐसा भी ना देखें। ये सारे के सारे जो हमारी आम धारणाएं हैं, वो कहते हैं कि हमें छोड़ देना पड़ेगा और हमें एक बहुत बड़ा चेतना में एक बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा।
और इन सब के बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट जो है वो एक ऐसा यूनिक इंडिविजुअल है जिसमें बहुत सी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी बहुत सारी क्षमताएं हैं, ताकतें हैं, चुनौतियों को सामना करने की उसके अंदर स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, अपनी बीमारी के सिम्टम से रिकवर करने की भी क्षमता है, अपने को और अपने आसपास की दुनिया को जानने की क्षमता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की उसमें क्षमता है। तो हम उस पेशेंट को केवल एक बीमार आदमी की तरह ना देखकर, एक बीमार महिला की तरह ना देखकर जिसके बस लक्षण दूर करने हैं, बजाय उसको ऐसे देखें कि हमें एक पूरा व्यक्ति जो है उसको ठीक करना है, एक पूरे व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने हैं, एक पूरा व्यक्ति है जो कि रिकवर करता है। केवल बीमारी को दूर भगाना हमारा लक्ष्य नहीं होता, ना ही होना चाहिए। तो हम उस पेशेंट को ऐसा ना देखें कि उसे कोई बीमारी है, जबकि हम उसे कुछ ऐसा देखें कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ स्ट्रेंथ हैं, उनका विकास करना है और उन क्षमताओं की मदद से इस व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीने में मदद देनी है, उसके जीवन को बेहतर बनाना है। कुछ इस तरह से हम देखें रिकवरी को और ऐसा लक्ष्य करें कि हमें इस पूरे व्यक्ति में बदलाव लाना है, इसकी चेतना में, इसकी सोच में बदलाव लाना है। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि जो आसपास के लोग हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं और जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी चेतना में पहले बदलाव आए। इस तरह से वो रिकवरी को बड़े ही होलिस्टिक मैनर में देखते हैं। इस वीडियो का अब यहीं अंत करते हुए मैं बाकी की जानकारी रिकवरी के बारे में अगली वीडियो में दूंगा। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि रिकवरी के और कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है और किन चीज़ों पर फोकस करके पेशेंट की रिकवरी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, वीडियो सीरीज़ भी सुनते रहें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर लें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।